गगन जीएस स्टडी पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025 के लिए जीके जीएस में हम लोग सॉल्व कर रहे हैं प्रैक्टिस सेट, जो कि आपके होने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी लोग इस क्लास को ध्यान से देखिएगा और पसंद आए तो गगन जीएस स्टडी पॉइंट चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो साइमन कमीशन भारत आया दोस्तों 1928 में। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि है 1928। तो यहाँ से आप लोग साइमन कमीशन को ध्यान में रखिएगा कि साइमन कमीशन भारत पहुंचा था 1928 में। बाकी साइमन कमीशन के बारे में दो तीन पॉइंट और आप लोग ध्यान में रखिएगा कि साइमन कमीशन का गठन हुआ दोस्तों 1927 में और साइमन कमीशन भारत आया 1928 में। और साइमन कमीशन में कुल 7 सदस्य थे और ये सातों के 7 सदस्य थे दोस्तों अंग्रेज, और इसीलिए इस साइमन कमीशन को कहा गया श्वेत कमीशन। और साइमन कमीशन बना क्यों था? तो साइमन कमीशन दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 या भारत सरकार अधिनियम 1919 की समीक्षा करने के लिए ब्रिटिश सरकार के द्वारा बनाया गया था। और साइमन कमीशन का हेड कौन था? तो वो था दोस्तों सर जॉन साइमन, और इसी के नाम पर इस कमीशन का नाम पड़ा था। तो साइमन कमीशन का गठन हुआ 1927 में और ये भारत पहुंचा 1928 में, और इसके कुल सदस्य थे 7 और ये सभी के सभी सदस्य थे अंग्रेज, इसीलिए इसे श्वेत कमीशन के नाम से भी जाना गया। और ये साइमन कमीशन दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 या भारत सरकार अधिनियम 1919 की समीक्षा करने के लिए ब्रिटिश सरकार के द्वारा बनाया गया। बाकी साइमन गो बैक या साइमन वापस जाओ, ये नारा किसने लगाया? ये इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो साइमन गो बैक ये नारा लगाया गया दोस्तों यूसुफ मेहर अली के द्वारा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोग ध्यान में रखिएगा, दांडी यात्रा किस वर्ष हुई थी? तो दांडी यात्रा ये हुई थी 1930 में, जो कि है ऑप्शन नंबर बी में। बाकी दांडी यात्रा के बारे में आप लोग और चीज ध्यान में रखिएगा कि दांडी यात्रा को ही दोस्तों नमक सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है। और यह यात्रा दोस्तों प्रारंभ होती है साबरमती आश्रम अहमदाबाद से 12 मार्च 1930 को, और यह यात्रा समाप्त होती है दांडी गुजरात में 6 अप्रैल 1930 को। और इस यात्रा में दोस्तों गांधी जी अपने 78 सत्याग्रहियों के साथ यात्रा किए साबरमती आश्रम से लेकर दांडी गुजरात तक, कुल 24 दिनों तक। बाकी यहाँ से एक चीज और आप लोग ध्यान में रखिएगा कि दांडी में दोस्तों गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत बार आया है एग्जाम में, तो इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोग ध्यान में रखिएगा, तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तो तुगलक वंश का संस्थापक था दोस्तों गयासुद्दीन तुगलक, जो कि है ऑप्शन नंबर बी में। बाकी तुगलक वंश से कुछ और पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा जो कि हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो तुगलक वंश का दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत शासन चला दोस्तों 1320 से लेकर 1414 ईस्वी तक, और तुगलक वंश की स्थापना की गयासुद्दीन तुगलक ने। और तुगलक वंश की राजधानी कहाँ थी? तो वो थी दिल्ली। फिर इसका पहला महत्वपूर्ण शासक हुआ तुगलक वंश का, उसका नाम है दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक। और मोहम्मद बिन तुगलक ने शासन किया 1325 से लेकर 1351 ईस्वी तक। फिर मोहम्मद बिन तुगलक से पहला पॉइंट आप लोग यह ध्यान में रखिएगा कि दिल्ली सल्तनत और तुगलक वंश का यह पहला सुल्तान था मोहम्मद बिन तुगलक, जिसने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी मोहम्मद बिन तुगलक ने दोस्तों दूसरा अच्छा कार्य यह किया कि इसने दीवान ए कोही एक विभाग की स्थापना की जो कृषि से संबंधित है। और दीवान ए कोही यह विभाग दोस्तों
किसानों को ऋण प्रदान करता था। तो दीवान ए को ही विभाग की स्थापना किसने की? तो वो की मोहम्मद बिन तुगलक ने। फिर मोहम्मद बिन तुगलक ने दोस्तों ब्राह्मणों के ऊपर भी जजिया कर लगा दिया था। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं दोस्तों कि जजिया कर भारत में लगाया कौन था? तो वो था मोहम्मद बिन कासिम। और मोहम्मद बिन कासिम ने दोस्तों ब्राह्मणों के ऊपर जजिया कर नहीं लगाया था, ब्राह्मणों को जजिया कर से छूट थी। लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक ने ब्राह्मणों के ऊपर भी जजिया कर लगा दिया था। फिर इसके बाद दोस्तों आप लोग ध्यान में रखिएगा कि मोहम्मद बिन तुगलक के ही शासनकाल में इब्न बतूता, ये दोस्तों मोरक्को से एक यात्री आया भारत में और इसे मोहम्मद बिन तुगलक ने काजी नियुक्त किया था। और इब्न बतूता ने एक पुस्तक लिखी दोस्तों जिसका नाम है रेहला या सफरनामा। तो इब्न बतूता के बारे में आप लोग इतनी बात ध्यान में रखिएगा कि यह आया दोस्तों मोरक्को से मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में और इसने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था रेहला या सफरनामा और इसे मोहम्मद बिन तुगलक ने काजी नियुक्त किया। काजी मतलब दोस्तों हो गया एक धर्म गुरु। तो इतनी बात आप लोग मोहम्मद बिन तुगलक से ध्यान में रखिएगा। इसके बाद तुगलक वंश का एक और महत्वपूर्ण शासक हुआ दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक के बाद, जिसका नाम था फिरोज शाह तुगलक और इसका शासन चला 1351 से लेकर 1388 ईस्वी तक। और फिरोज शाह तुगलक को दोस्तों लोक कल्याणकारी शासक कहा गया। बाकी इसने कुछ महत्वपूर्ण विभाग की स्थापना की जिसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो दीवान ए खैरात, यह दोस्तों दान विभाग था एक, मतलब जो दान उन देता था। तो दीवान ए खैरात विभाग की स्थापना किसने की? तो वो था फिरोज शाह तुगलक। फिर दीवान ए बंदगान, ये दोस्तों दास विभाग होता था और इसकी भी स्थापना किसने की? तो वो था फिरोज शाह तुगलक। फिर दीवान ए इस्तिहाक, इस विभाग की स्थापना किसने की? तो वो था फिरोज शाह तुगलक। और दीवान ए इस्तिहाक ये दोस्तों पेंशन विभाग से संबंधित था। बाकी फिरोज शाह तुगलक ने दोस्तों एक अस्पताल बनवाया दिल्ली में जिसका नाम था दारुल शिफा हॉस्पिटल। फिर फिरोज शाह तुगलक ने दोस्तों कुछ नगर की स्थापना की या कुछ शहरों को बसाया और वो शहर हैं फिरोजाबाद, हिसार और जौनपुर। फिर तुगलक वंश का अंतिम शासक आप लोग ध्यान में रखिएगा कि तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो वो था नसीरुद्दीन महमूद। और तुगलक वंश के ही शासनकाल में दोस्तों 1398 ईस्वी में तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत बार आया है एग्जाम में कि तैमूर लंग ने भारत पर कब आक्रमण किया? तो वो किया था 1398 ईस्वी में तुगलक वंश के शासन काल में। इसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोग ध्यान में रखिएगा, वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की कुल संख्या है दोस्तों 4, जो कि है ऑप्शन नंबर सी में। बाकी वेदों से कुछ और पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो सबसे पहले इसमें आप लोग वेदों को क्रम से ध्यान में रखने के लिए कि मतलब सबसे पुराना वेद कौन सा है, सबसे नया वेद कौन सा है, तो ये क्रम याद रखने के लिए आप लोग एक वर्ड ध्यान में रखिएगा, रसिया, RSYA, रसिया आप लोग ध्यान में रखिएगा। जहाँ पर र से हो गया दोस्तों ऋग्वेद, स से हो गया सामवेद, वाई से हो गया यजुर्वेद और ए से हो गया अथर्ववेद। तो सबसे पुराना वेद कौन सा है दोस्तों? तो वो है ऋग्वेद। फिर उसके बाद आया सामवेद, फिर उसके बाद आया यजुर्वेद, फिर उसके बाद आया अथर्ववेद। तो सबसे पुराना वेद हो गया ऋग्वेद और सबसे नया वेद कौन सा है? तो वो है अथर्ववेद। तो ये क्रम ध्यान में रखने के लिए दोस्तों वेदों का आप लोग रसिया ध्यान में रखेंगे। बाकी ऋग्वेद से कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा अपने एग्जाम के लिए। तो ऋग्वेद में पहला पॉइंट आपको यह ध्यान में रखना है कि ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है और ऋग्वेद में सूक्तों की कुल संख्या दोस्तों 1028। बाकी ऋग्वेद में कुल मंडल हैं 10 और गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है दोस्तों ऋग्वेद में। फिर इसके बाद ऋग्वेद के बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा सामवेद, और सामवेद को दोस्तों भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है और सामवेद को मंत्रों का वेद भी कहा जाता है। तो संगीत आदि से संबंधित है दोस्तों सामवेद, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। स से संगीत, स से सामवेद।
तो सामवेद से इतनी बात आपको ध्यान में रखनी है। बाकी तीसरे नंबर पर आता है दोस्तों यजुर्वेद, और यजुर्वेद दोस्तों कर्म कांड ग्रंथों से संबंधित है। मतलब इसमें दोस्तों जो धार्मिक अनुष्ठान होते हैं, बाकी और जो भी कर्मकांड होते हैं, उन सभी चीज़ों से संबंधित बातों को बताया गया है यजुर्वेद में। तो यजुर्वेद से आपको ध्यान में रखना है कि यह एक कर्मकांड ग्रंथ है, बाकी यज्ञ एवं धार्मिक अनुष्ठानों से संबंधित है यजुर्वेद। अब देखिए यह से हो गया यज्ञ, तो इसी से आप लोग थोड़ा सा मिला लीजिएगा कि यह से यज्ञ मतलब यज्ञ और धार्मिक अनुष्ठानों से संबंधित है यजुर्वेद। बाकी चौथा आपको ध्यान में रखना है अथर्ववेद। अथर्ववेद सबसे नया वेद है दोस्तों, और ये सबसे छोटा वेद भी है। बाकी अथर्ववेद जादू टोना और टोटकों से संबंधित है। बाकी रोगों के उपचार से संबंधित बातों को भी बताया गया है अथर्ववेद में। इसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोग ध्यान में रखिएगा, इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? तो इंदिरा पॉइंट स्थित है दोस्तों अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर, जो कि है ऑप्शन नंबर बी में। बाकी अंडमान और निकोबार के बारे में आप लोग कुछ और पॉइंट ध्यान में रखेंगे नोट्स में कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी ये पाया जाता है दोस्तों कहाँ पर? तो ये पाया जाता है अंडमान निकोबार में, और इसका नाम है बैरन। फिर अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है दोस्तों? तो ये है सैडल पीक। फिर अंडमान निकोबार की राजधानी कौन सी है? तो वो है दोस्तों पोर्ट ब्लेयर, जिसका नाम बदलकर अब कर दिया गया है श्री विजयपुरम। और सबसे दक्षिणी बिंदु दोस्तों जो कि स्थित है अंडमान निकोबार में, और उसका नाम है इंदिरा पॉइंट। तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा, ये क्वेश्चन आता है कि भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? तो वो है इंदिरा पॉइंट, और ये स्थित है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। फिर 10 डिग्री चैनल, ये दोस्तों अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को एक दूसरे से अलग करता है। तो 10 डिग्री चैनल के माध्यम से अंडमान और निकोबार एक दूसरे से अलग होते हैं। फिर सेलुलर जेल, ये स्थित है दोस्तों पोर्ट ब्लेयर में, जो कि अंडमान निकोबार की राजधानी है। फिर सेंटिनलेस, ये दोस्तों यहाँ की एक जनजाति है, और इस जनजाति के बारे में यह कहा जाता है कि यह सबसे अलग थलग जनजाति है, जो मतलब पूरी देश दुनिया से एकदम अलग रहती है। तो ये सेंटिनलेस ये जनजाति कहाँ पर पाई जाती है? तो ये है अंडमान और निकोबार की एक जनजाति। तो अंडमान निकोबार के बारे में ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जिसे आप लोग ध्यान में रखेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोग ध्यान में रखिएगा, नर्मदा नदी कहाँ गिरती है? तो नर्मदा नदी यह गिरती है दोस्तों अरब सागर में, जो कि है ऑप्शन नंबर बी में। बाकी इसी क्वेश्चन से संबंधित आप लोग ध्यान में रखिएगा कि नर्मदा नदी, ताप्ती नदी और माही नदी, माही ये दोस्तों पूर्व से पश्चिम की तरफ बहती हैं, और ये जाकर गिरती हैं अरब सागर में। तो नर्मदा, ताप्ती और माही ये नदियाँ पूर्व से पश्चिम की तरफ बहती हैं, और ये जाकर गिरती हैं अरब सागर में। फिर नर्मदा नदी के बारे में कुछ और पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा कि नर्मदा नदी का उद्गम होता है दोस्तों अमरकंटक के पठार से, और यह नदी पूर्व से पश्चिम बहने वाली सबसे बड़ी नदी है, और ये गिरती है जाकर खंबात की खाड़ी में, जो कि पड़ता है अरब सागर में। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा अगला ताप्ती, और ताप्ती का उद्गम होता है दोस्तों सतपुड़ा पर्वत से या सतपुड़ा पहाड़ियों से, और यह नर्मदा के समानांतर बहती है दोस्तों, और ये जाकर गिरती है खंबात की खाड़ी अरब सागर में। फिर इसके बाद है माही नदी, माही का उद्गम होता है दोस्तों विंध्य पर्वत मध्य प्रदेश से, और ये भी जाकर गिरती है खंबात की खाड़ी अरब सागर में। तो अरब सागर में 3 नदियां दोस्तों गिरती हैं जो मेन हैं, और कौन कौन सी हैं? तो है नर्मदा, ताप्ती और माही, और ये नदियां दोस्तों पूर्व से पश्चिम की तरफ बहती हैं, ये भी महत्वपूर्ण है, तो इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोग ध्यान में रखिएगा, कर्क रेखा भारत के बीच से गुजरती है, यह किस अक्षांश पर है? तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये दोस्तों स्थित है 23.5 डिग्री नॉर्थ में, जो कि है ऑप्शन नंबर ए में।
तो यहाँ से आप लोग ध्यान में रखिएगा कि कर्क रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो भारत के बीच से गुजरती है, इसका अक्षांश क्या है, तो इसका अक्षांश है 23.5 डिग्री नॉर्थ में। बाकी कुछ और महत्वपूर्ण अक्षांश आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो इसमें सबसे पहला हो गया इक्वेटर या भूमध्य रेखा, किस अक्षांश पर है, तो ये है दोस्तों 0 डिग्री पर। फिर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या कर्क रेखा, ये किस पर है, तो ये है दोस्तों 23.5 डिग्री नॉर्थ या उत्तर में। फिर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न या मकर रेखा, ये किस अक्षांश पर है, तो ये है दोस्तों 23.5 डिग्री साउथ में। फिर इसके बाद है आर्कटिक सर्कल या आर्कटिक वृत्त, इसका अक्षांश क्या है, तो ये है दोस्तों 66.5 डिग्री नॉर्थ में। फिर इसके बाद है अंटार्कटिक सर्किल या अंटार्कटिक वृत्त, इसका अक्षांश क्या है, तो इसका है 66.5 डिग्री साउथ। फिर उत्तरी ध्रुव या नॉर्थ पोल किस पर है, तो ये दोस्तों 90 डिग्री नॉर्थ में, और साउथ पोल है दक्षिणी ध्रुव, ये है 90 डिग्री साउथ में। तो मेन आप लोग ध्यान में रखिएगा 0 डिग्री इक्वेटर, 23.5 डिग्री नॉर्थ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या कर्क रेखा, 23.5 डिग्री साउथ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न या मकर रेखा, बाकी 66.5 डिग्री नॉर्थ ये है आर्कटिक सर्किल, और 66.5 डिग्री साउथ ये है अंटार्कटिक सर्किल। इसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोग ध्यान में रखिएगा, भाखड़ा नांगल बांध ये किस नदी पर है, तो भाखड़ा नांगल बांध ये स्थित है दोस्तों सतलुज नदी पर, जो कि है ऑप्शन नंबर बी में। फिर इसके बाद कुछ और प्रमुख बांधों के बारे में दोस्तों आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो इसमें पहला है टिहरी बांध, और टिहरी बांध स्थित है भागीरथी नदी पर, और ये सबसे ऊंचा बांध है। तो टिहरी बांध ये स्थित है भागीरथी नदी पर, और ये सबसे ऊंचा बांध है। फिर उसके बाद अगला आप लोग ध्यान में रखिएगा हीराकुंड बांध, और हीराकुंड बांध दोस्तों स्थित है महानदी पर, और यह सबसे लंबा बांध है। फिर सतलुज नदी पर स्थित है दोस्तों भाखड़ा नांगल बांध, जैसा कि अभी हमने बताया। फिर सरदार सरोवर बांध ये दोस्तों स्थित है नर्मदा नदी पर। फिर नागार्जुन सागर बांध ये स्थित है कृष्णा नदी पर। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है डेल्टा किसके मुहाने पर बनता है, तो डेल्टा बनता है दोस्तों नदी के मुहाने पर, जो कि है ऑप्शन नंबर बी में। इसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोग ध्यान में रखिएगा, भारत में आपातकाल या नेशनल इमरजेंसी या राष्ट्रीय आपातकाल कितनी बार लगा, तो भारत में दोस्तों अब तक राष्ट्रीय आपातकाल या नेशनल इमरजेंसी लगा है 3 बार, जो कि है ऑप्शन नंबर सी में। बाकी नेशनल इमरजेंसी और राष्ट्रीय आपातकाल से आप लोग कुछ और पॉइंट ध्यान में रखिएगा, जो कि आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा कि नेशनल इमरजेंसी या राष्ट्रीय आपातकाल को भारतीय संविधान में दिया गया है 352 अनुच्छेद में, और राष्ट्रीय आपातकाल लगाने का जो बेस या आधार क्या हो सकता है दोस्तों, जिसके आधार पर राष्ट्रपति महोदय भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करते हैं, तो वो है दोस्तों 3 आधार। पहला हो गया एक्सटर्नल एग्रेशन या बाह्य आक्रमण, दूसरा हो गया दोस्तों युद्ध, और तीसरा है आर्म रिबेलियन या सशस्त्र विद्रोह। तो ये 3 आधार है दोस्तों, जिसके आधार पर राष्ट्रपति महोदय भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। बाकी आर्म रिबेलियन या सशस्त्र विद्रोह से आप लोग ध्यान में रखिएगा कि इसे जोड़ा गया दोस्तों 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। इसके पहले दोस्तों इसके स्थान पर था इंटरनल डिस्टरबेंस या आंतरिक विद्रोह। तो इंटरनल डिस्टरबेंस या आंतरिक विद्रोह, इसके स्थान पर सशस्त्र विद्रोह या आर्म रिबेलियन, ये एक आधार बनाया गया नेशनल इमरजेंसी या राष्ट्रीय आपातकाल लागू करने की। तो किसके द्वारा, तो ये किया गया 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। तो नेशनल इमरजेंसी से सबसे पहले आप लोग इन बातों को ध्यान में रखिएगा कि इसे दिया गया है अनुच्छेद 352 में, और राष्ट्रपति महोदय भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लागू कर सकते हैं 3 आधारों पर। पहला हो गया एक्सटर्नल एग्रेशन या बाह्य आक्रमण, मतलब भारत पर किसी और देश ने आक्रमण कर दिया है तब, या भारत से किसी देश का युद्ध चल रहा है तब, या सशस्त्र विद्रोह या आर्म रिबेलियन की दशा में। फिर इसके बाद
अगला पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा कि नेशनल इमरजेंसी या राष्ट्रीय आपातकाल के संबंध में फंडामेंटल राइट या मौलिक अधिकारों पर क्या प्रभाव हो सकता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसे भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो अनुच्छेद 359 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल या नेशनल इमरजेंसी के केस में दोस्तों सभी फंडामेंटल राइट या मौलिक अधिकार समाप्त हो जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जो मौलिक अधिकार मिले हैं दोस्तों उन्हें छोड़कर। तो ये पहला पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा। फिर दूसरा इसी में आप लोग ध्यान में रखिएगा, अनुच्छेद 358 के अंतर्गत नेशनल इमरजेंसी के केस में जो हमें अनुच्छेद 19 के अंतर्गत 6 अधिकार मिले हैं दोस्तों वो समाप्त हो जाएंगे। लेकिन यदि नेशनल इमरजेंसी या राष्ट्रीय आपातकाल लगाने का आधार क्या है, तो वो है वार मतलब युद्ध या एक्सटर्नल एग्रेशन या बाह्य आक्रमण। तो ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा। यदि दोस्तों नेशनल इमरजेंसी या राष्ट्रीय आपातकाल लगा है इंटरनल डिस्टर्बेंस या जिसको बोलते हैं आर्म्ड रिबेलियन या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर, तब अनुच्छेद 19 के अंतर्गत जो हमें 6 फंडामेंटल राइट या मौलिक अधिकार प्राप्त होते हैं वो समाप्त नहीं किए जा सकते अनुच्छेद 358 के अंतर्गत। तो ये दोस्तों आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक, इसके बाद आपको ध्यान में रखना है कि भारत में पहली बार नेशनल इमरजेंसी या राष्ट्रीय आपातकाल कब लागू किया गया, तो ये किया गया 1962 में चीन के आक्रमण के दौरान। फिर दूसरी बार भारत में नेशनल इमरजेंसी लागू हुई दोस्तों 1971 में पाकिस्तान के आक्रमण के दौरान। और तीसरी बार भारत में नेशनल इमरजेंसी लागू हुई 1975 में इंटरनल डिस्टर्बेंस या आंतरिक विद्रोह के दौरान। तो नेशनल इमरजेंसी या राष्ट्रीय आपातकाल से इतनी बात आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है मौलिक कर्तव्य या फंडामेंटल ड्यूटीज किस संशोधन से भारतीय संविधान में जोड़े गया। तो मौलिक कर्तव्य या फंडामेंटल ड्यूटीज को भारतीय संविधान में जोड़ा गया दोस्तों 42वां संविधान संशोधन या 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा। फिर मौलिक कर्तव्य से कुछ और पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा कि मौलिक कर्तव्यों या फंडामेंटल ड्यूटीज को दोस्तों भारतीय संविधान में जोड़ा गया सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिशों के बाद 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान के भाग 4A में और अनुच्छेद 51A में। और वर्तमान में कुल फंडामेंटल ड्यूटीज या मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है, तो वो है दोस्तों 11, जिसमें आप लोग पहला और लास्ट वाला ध्यान में रखिएगा। तो पहला मौलिक कर्तव्य ये दिया गया दोस्तों अनुच्छेद 51A में, और इसमें क्या है, तो इसमें है कि भारत के सभी नागरिकों को राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना चाहिए। और 11वां मौलिक कर्तव्य है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया जाना चाहिए उनके पेरेंट्स या अभिभावकों के द्वारा। तो ये 2 मौलिक कर्तव्य आप लोग ध्यान में रखिएगा, पहला और लास्ट वाला। इसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोग ध्यान में रखिएगा, लोकसभा अध्यक्ष कौन चुनता है। तो लोकसभा अध्यक्ष ये चुना जाता है दोस्तों लोकसभा के सदस्यों के द्वारा, जो कि है ऑप्शन नंबर सी में। बाकी एक चीज और आप लोग ध्यान में रखिएगा, प्रोटेम स्पीकर इनका चुनाव होता है दोस्तों लोकसभा इलेक्शन के जस्ट बाद। और प्रोटेम स्पीकर कौन होता है, तो प्रोटेम स्पीकर दोस्तों लोकसभा का सबसे वरिष्ठतम सदस्य होगा, वो चुना जाएगा प्रोटेम स्पीकर के पद पर। और प्रोटेम स्पीकर लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं उन्हें चुनने में, बाकी और सब जो भी मतलब इनिशियल कार्रवाई होती है कराने के लिए लोकसभा में, वो कराने में मदद करता है प्रोटेम स्पीकर। तो प्रोटेम स्पीकर से आप लोग ध्यान में रखिएगा कि इनका चुनाव लोकसभा इलेक्शन के जस्ट बाद किया जाता है। और प्रोटेम स्पीकर वो कौन सा व्यक्ति चुना जाता है, तो जो भी व्यक्ति लोकसभा का सबसे वरिष्ठतम सदस्य होगा वो प्रोटेम स्पीकर के पद पर चुना जा सकता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोग ध्यान में रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी। तो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी दोस्तों 1950 में, जो कि है ऑप्शन नंबर बी में। बाकी सुप्रीम कोर्ट से कुछ और पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा, तो
सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट, इसकी स्थापना होती है दोस्तों 1950 में। और सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय को दिया गया है संविधान के भाग 5 में और अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक। और सुप्रीम कोर्ट के गठन को दिया गया है अनुच्छेद 124 में। और मूल संविधान में दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय के कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी थी, तो वो थी दोस्तों 8, जिसमें एक थे सीजे मतलब चीफ जस्टिस या मुख्य न्यायाधीश, और 7 थे अदर जजेस या अन्य न्यायाधीश। फिर वर्तमान में दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी है, तो वो है 34, जिसमें एक हैं सीजे या चीफ जस्टिस या मुख्य न्यायाधीश, बाकी 33 हैं अदर जजेस या अन्य न्यायाधीश। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा कि भारत के पहले चीफ जस्टिस या भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो वो थे हरिलाल जे कानिया। और वर्तमान समय में दोस्तों भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं वो हैं न्यायमूर्ति सूर्यकांत जी, और ये हैं 53वें मुख्य न्यायाधीश। तो सुप्रीम कोर्ट से या सर्वोच्च न्यायालय से इतनी बात आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है, बैंक दर किससे संबंधित है। तो बैंक दर ये संबंधित है दोस्तों आरबीआई द्वारा बैंकों को ऋण दर से, जो कि है ऑप्शन नंबर बी में। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है, मुद्रा योजना किससे संबंधित है। तो मुद्रा योजना ये संबंधित है दोस्तों छोटे व्यवसाय ऋण से, जो कि है ऑप्शन नंबर बी में। इसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोग ध्यान में रखिएगा, नोटबंदी में कौन सी नोट बंद हुई थी। तो नोटबंदी में दोस्तों 1000 और 500 की नोट बंद हुई थी, जो कि है ऑप्शन नंबर ए में। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है, पर कैपिटल इनकम का अर्थ क्या है। तो पर कैपिटल इनकम का अर्थ होता है प्रति व्यक्ति आय, जो कि है ऑप्शन नंबर बी में। इसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोग ध्यान में रखिएगा, कृषि का आधुनिकीकरण किससे होता है। तो कृषि का आधुनिकीकरण होता है दोस्तों ट्रैक्टर और मशीनों से, जो कि है ऑप्शन नंबर बी में। इसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोग ध्यान में रखिएगा, ध्वनि किस माध्यम में नहीं चलती। तो ध्वनि को दोस्तों संचरण के लिए, ध्वनि को चलने के लिए हमें माध्यम की जरूरत होती है, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो। तो ध्वनि कहाँ पर नहीं चलती थी, वो नहीं चलती दोस्तों वैक्यूम या निर्वात में। तो ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा कि ध्वनि या साउंड ये दोस्तों निर्वात या वैक्यूम में नहीं चल सकती। बाकी ध्वनि के बारे में कुछ पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा कि ध्वनि यह दोस्तों एक प्रकार की अनुदैर्ध्य तरंग या लॉन्गिट्यूडनल तरंग है, और इसकी यूनिट होती है दोस्तों, या इसे मापा जाता है इसकी तीव्रता को डेसिबल या डीबी में। और मनुष्य की जो श्रवण सीमा है दोस्तों वो है 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक। ये इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा कि मानव की श्रवण सीमा कितनी है, तो वो है 20 हर्ट्ज से ऊपर होनी चाहिए और 20,000 हर्ट्ज से नीचे होनी चाहिए। बाकी ध्वनि के संचरण के लिए दोस्तों माध्यम जरूरी है, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे गैस हो। बाकी ध्वनि दोस्तों सॉलिड मतलब ठोस में सबसे अधिक होती है लिक्विड और गैस की अपेक्षा। तो ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है, जल का क्वथनांक या बॉइलिंग पॉइंट क्या है। तो जल का बॉइलिंग पॉइंट या क्वथनांक होता है दोस्तों 100 डिग्री सेंटीग्रेड, जो कि है ऑप्शन नंबर बी में। इसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोग ध्यान में रखिएगा, लोहे पर जंग क्या है। तो लोहे पर जंग दोस्तों यह एक ऑक्सीडेशन का एग्जाम्पल है, जो कि है ऑप्शन नंबर बी में। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान में रखिएगा कि लोहे पर जंग यह ऑक्सीकरण का या ऑक्सीडेशन का एक उदाहरण है। बाकी जंग के बारे में एक दो पॉइंट और आप लोग ध्यान में रखिएगा कि जंग लगना यह दोस्तों ऑक्सीकरण या ऑक्सीडेशन का एक मतलब प्रोसेस या उदाहरण है। बाकी जंग या रस्ट के लिए नमी या मॉइस्चर और ऑक्सीजन जरूरी होते हैं। और जंग या रस्ट का फार्मूला आप लोग ध्यान में रखिएगा, ये भी पूछा जा सकता है। तो ये है Fe2O3 × XH2O।
इसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोग ध्यान में रखिएगा, हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो हार्ट या हृदय में दोस्तों कुल 4 चेंबर या कक्ष होते हैं। बाकी हृदय या हार्ट से कुछ और पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो इसमें पहला आप लोग ध्यान में रखिएगा कि हृदय में कुल 4 कक्ष या 4 चेंबर होते हैं। बाकी लेफ्ट वेंट्रिकल, ये दोस्तों हार्ट का सबसे मोटा और मजबूत पार्ट होता है। फिर पल्मोनरी आर्टरी, इसमें दोस्तों अशुद्ध रक्त या इम्प्योर ब्लड बहता है। और पल्मोनरी वेन, इसमें शुद्ध रक्त या प्योर ब्लड बहता है। और SA नोड, ये दोस्तों एक नेचुरल पेस मेकर होता है जो कि अपने हार्ट में रहता है। और अरोटा, जिसे महाधमनी कहते हैं दोस्तों, ये सबसे बड़ी धमनी है। और हार्ट का वजन होता है कुल 300 ग्राम। ये वयस्कों के लिए बताया गया है दोस्तों। तो वयस्क पुरुष में हार्ट का वजन होता है लगभग 300 ग्राम। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा, ऊर्जा की इकाई क्या होती है? तो ऊर्जा की इकाई है दोस्तों जूल। बाकी फोर्स या बल की इकाई है न्यूटन। वाट दोस्तों शक्ति की इकाई है पावर की। और वोल्ट वोल्टेज डिफरेंस या विभवांतर की इकाई है। तो ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा कि बल का मात्रक है न्यूटन, ऊर्जा का मात्रक है जूल, और शक्ति का मात्रक है वाट, और विभवांतर का मात्रक है वोल्ट। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है, गोमती नदी कहाँ से निकलती है? तो गोमती नदी का उद्गम होता है दोस्तों फुलहर झील, पीलीभीत, उत्तर प्रदेश से, जो कि है ऑप्शन नंबर बी में। इसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोग ध्यान में रखिएगा, फतेहपुर सीकरी किसने बनवाया था? तो फतेहपुर सीकरी का निर्माण करवाया था दोस्तों अकबर ने, जो कि है ऑप्शन नंबर बी में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, सारनाथ किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सारनाथ प्रसिद्ध है दोस्तों गौतम बुद्ध के प्रथम उपदेश के कारण, क्योंकि दोस्तों सारनाथ में गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, तो इसी के लिए सारनाथ प्रसिद्ध है। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोग ध्यान में रखिएगा, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो ये है दोस्तों बरगद, जो कि है ऑप्शन नंबर सी में। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय फल है दोस्तों आम, जो कि है ऑप्शन नंबर बी में। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है दोस्तों गंगा डॉल्फिन, जो कि है ऑप्शन नंबर बी में। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस ये मनाया जाता है दोस्तों हर वर्ष 5 जून को, जो कि है ऑप्शन नंबर ए में। इसके बाद दोस्तों जून महीने में जो महत्वपूर्ण दिवस हैं उसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस, 14 जून को मनाया जाता है दोस्तों विश्व रक्तदाता दिवस, 17 जून को मनाया जाता है मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस, 20 जून को मनाया जाता है दोस्तों विश्व शरणार्थी दिवस, 21 जून को मनाया जाता है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, और 26 जून को मनाया जाता है मादक पदार्थ विरोधी दिवस, और 29 जून को मनाया जाता है दोस्तों राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। तो ये कुछ महत्वपूर्ण दिवस हैं जून महीने के, जिसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रेलवे की शुरुआत भारत में कब हुई? तो रेलवे की शुरुआत हुई दोस्तों भारत में 1853 में, जो कि है ऑप्शन नंबर ए में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, हॉकी टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो हॉकी टीम में दोस्तों कुल खिलाड़ी होते हैं 11, जो कि है ऑप्शन नंबर सी में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इसरो का पूरा नाम क्या है? तो इसरो का पूरा नाम है दोस्तों इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, और इसका हेडक्वार्टर या मुख्यालय कहाँ पर है? तो वो है दोस्तों बेंगलुरु में। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। फिर इसके बाद है, एटीएम का पूरा नाम क्या है? तो एटीएम का पूरा नाम आप लोग ध्यान में रखिएगा ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ये कैश देती है दोस्तों। तो एटीएम का पूरा नाम है ऑटोमेटेड टेलर मशीन।
इसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोग ध्यान में रखिएगा, ब्लूटूथ किसके लिए यूज किया जाता है। तो ब्लूटूथ का यूज या प्रयोग हम लोग करते हैं दोस्तों शॉर्ट रेंज में डेटा ट्रांसफर के लिए। तो शॉर्ट रेंज डेटा ट्रांसफर ये दोस्तों किया जाता है ब्लूटूथ से, तो इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है, जीपीएस का उपयोग किस लिए किया जाता है। तो लोकेशन ट्रैकिंग के लिए दोस्तों जीपीएस का उपयोग या यूज किया जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोग ध्यान में रखिएगा, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि है स्टोरेज ऑन इंटरनेट। बाकी क्लाउड कंप्यूटिंग से कुछ और पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो सबसे पहले आप लोग यह ध्यान में रखिएगा कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग में दोस्तों अपना डेटा और सॉफ्टवेयर इंटरनेट पर रखा जाता है और वहीं से इस्तेमाल किया जाता है। बाकी क्लाउड कंप्यूटिंग के उदाहरण है गूगल ड्राइव, जो कि फाइल स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है। फिर उसके बाद है माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव, ये दोस्तों ऑनलाइन स्टोरेज के रूप में यूज किया जाता है। और एक है ड्रॉप बॉक्स, जो कि डेटा शेयरिंग के लिए यूज किया जाता है।